दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्कूल में। आपको पता है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपके लिए प्राथमिक स्तर हेतु यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए जो आपसे 30 नंबर का पर्यावरण अध्ययन पूछा जाता है, ईवीएस जो पूछी जाती है दोस्तों, उसी ईवीएस के लिए यहाँ पर डेली के डेली टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन और ईवीएस के क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस किए जाते हैं। यदि आपने अच्छी तैयारी कर ली है तो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं आप आंसर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर जो है वो कितना रहा। दोस्तों वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न भी रखा गया है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, उसका आंसर भी आपको देना ही है। पहला प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। बहुत अच्छे से प्रश्न को देखना कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। ए ऑप्शन है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश और डी है दोस्तों डी है उत्तर प्रदेश। तो आप अपना आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या लगा दिया जाए। तो देखिए आपको पता है, पहली बात तो ये है कि इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। कर्क रेखा दोस्तों 8 राज्यों से भारत की गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। अगर आपको नाम पता है तो वीडियो को रोकिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आपको लेख समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ उसे लिख लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर दोस्तों आपकी जो कर्क रेखा है वो आपके देश भारत से गुजरती है। इसमें से दोस्तों उत्तर प्रदेश नहीं है, बाकी तीनों हैं, इन तीनों से गुजरती है। ठीक है, आपको एक बात और बता दूं कि झारखंड की रांची जो राजधानी है दोस्तों, उससे जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। तो कभी कभी प्रश्न ये आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस राजधानी से होकर जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। तो आपको झांसी में जो झारखंड की राजधानी है रांची, उसको टिक करके लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ए ऑप्शन है इक्वाडोर, बी ऑप्शन है कोटोपैक्सी, सी ऑप्शन है बैरन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या लगा दें, जल्दी से बताओ। अच्छा ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है दोस्तों वो है कोटोपैक्सी। क्या है दोस्तों? कोटोपैक्सी विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ठीक है, अगर हम बैरन की बात करेंगे तो दोस्तों ये बैरन जो है वो इंडिया का सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा है? इंडिया का सक्रिय ज्वालामुखी है। आपको पता है कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे पर्यावरण अध्ययन के लिए। जितने भी लोग यूपी टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं वो प्लीज़ ये वीडियो जरूर देखें और जितने भी लोगों तक ये शेयर कर सकें उतना कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए। आगे वीडियो देखिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है देहरादून, सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो अपना आंसर टिक करिए कि भारतीय वन्यजीव की बात की जा रही है आपसे। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक है, कहाँ पर है? देहरादून में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सी तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर होता है? बताओ, जल्दी से बताओ। ए ऑप्शन है 20 जून, बी ऑप्शन है 21 जून, सी ऑप्शन है 23 जून और डी ऑप्शन है दोस्तों 30 जून। तो जल्दी से बताओ कौन सी तिथि को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर होता है। अपना आंसर जल्दी जल्दी से दीजिए। ठीक है, आपको पता है कि ये है 0 डिग्री अक्षांश और ये दो बराबर भागों में ग्लो को काटती है। उसके बाद दोस्तों थोड़े से ऊपर चलेंगे, 23.5 वाला, 23.5 चलेंगे दोस्तों, तो आपको मिलेगा कर्क रेखा। क्या मिलेगी? कर्क रेखा। और आपको थोड़ा सा 23.5 नीचे चलेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगी मकर रेखा। क्या मिलेगी? मकर रेखा, है ना। तो कर्क रेखा की पूछा है कि कर्क रेखा पर जो सूर्य है वो कब आ जाता है। तो अपना आंसर दीजिए। तो बिल्कुल कुछ लोग इसका आंसर सही बता रहे हैं, 21 जून इसका जो है वो राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर बताना चाहूँ आपको कि सूर्य मकर रेखा को कब आता है, तो दोस्तों मकर रेखा पर सूर्य 22 दिसंबर को आता है। कब आता है? 22 दिसंबर को आता है। और 21 जून को दोस्तों कर्क रेखा पर आ जाता है। ठीक है, अगर मैं विषुवत रेखा की बात करूंगा दोस्तों तो 21 मार्च को विषुवत रेखा पर आ जाता है। कौन सी को? देखिए
ये जो तीनों तिथियां हैं मैंने बताई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अच्छे से लिख लेना है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, सॉरी 12 जुलाई 1947। बी ऑप्शन है 22 जुलाई 1947। सी ऑप्शन है 26 जुलाई 1947। डी ऑप्शन है दोस्तों 30 जुलाई 1947। तो अपना आंसर टिक करिए कि इसका राइट आंसर क्या लगा दिया जाए। इसका राइट आंसर क्या लगा दिया जाए? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? अपनाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अपनाने की बात करेंगे हम तो 22 जुलाई 1947 को भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है दोस्तों, वो अपनाया गया था। और मैं यही प्रस्तुत की बात करूंगी, ये प्रस्तुत कब किया गया था? तो दोस्तों ये प्रस्तुत किया गया था 14 अगस्त को। कब किया गया था? 14 अगस्त को किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको आंसर में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा कि गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2009, 10 सितंबर 2009, 5 अक्टूबर 2009, या डी ऑप्शन है 10 दिसंबर 2009। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या लगा दें। 2019 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, 2009 है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर लगेगा दोस्तों, वो लगेगा 5 अक्टूबर 2009 को। कब दोस्तों? 5 अक्टूबर 2009 को जो है वो गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। अब आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है आपका, तो गंगा की डॉल्फिन है। क्या है? गंगा की डॉल्फिन। अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है। 1970, 1971, 1972 या 1973? तो आप अपना आंसर लगा दीजिए कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों मैं आपको ये क्लास पढ़ा चुका हूँ आंदोलन के लिए, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। 1973 में सारी डिटेल वहाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक है, देख लीजिए लिंक में। अगला प्रश्न है कि शबाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है अफ्रीका, सी ऑप्शन है यूरेशिया और डी ऑप्शन है अर्जेंटीना। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। शबाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? शबाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो बताओ दोस्तों। तो बिल्कुल कुछ लोग गलत बता रहे हैं, कुछ लोग सही बता रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा अफ्रीका। अफ्रीका में दोस्तों शबाना घास के मैदान पाए जाते हैं। कहाँ पर? अफ्रीका में। मैं एक एक करके बताता हूँ। देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो डाउन्स। कौन से पाए जाते हैं? डाउन्स। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर यूरेशिया की बात करूँगा तो स्ट्रेपीज, 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 ये दोस्तों यूरेशिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं अर्जेंटीना की बात करेंगे तो अर्जेंटीना में पंपास। क्या? पंपास। तो इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, अफ्रीका में सवाना, और दोस्तों यूरेशिया में स्टेपीज और अर्जेंटीना में पंपास। इतना। अब देखिए, मैंने एक क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। ये प्रश्न हर बार पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? ए ऑप्शन है यूरोप में, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, सी ऑप्शन है एशिया में और डी ऑप्शन है अफ्रीका में। ग्रेट बैरियर रीफ की बात करेंगे हम दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की बात करेंगे हम, ठीक है। तो वो दोस्तों आपकी पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस कौन सी है? ए ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी है दोस्तों हीलियम और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल्दी से बताओ कि श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली यानी कि कौन सी जो गैस है वो मनुष्य लेता है। तो बहुत सरल और सीधा सा प्रश्न है, लेकिन घुमाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा O2, ऑक्सीजन। कुछ नहीं दोस्तों, ऑक्सीजन जो है वो मनुष्य ग्रहण करता है दोस्तों। और अगर मैं यहीं पर बात करूं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, तो CO2 दोस्तों जो मनुष्य है वो बाहर करता है, ठीक है, आउटपुट करता है, निकालता है, ठीक। और CO2 को जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मनुष्य ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो पेड़ पौधे हैं वो ग्रहण करते हैं और CO2 को निकालते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आपके लिए,
बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या रहा। डाउन्स के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन यूरोप, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन भारत। तो आपको कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या होगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। और दोस्तों, आप सभी लोगों को जो क्या कहते हैं इसको शेयर कर देना है, जितने भी लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।